Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to study about very amazing topic which is prions, which are also known as the infectious proteins. Okay, so before proceeding towards the video, I just want to request to you all to please like, comment, share and subscribe to my channel. So let's get started and let's study how a simple protein can turn into a biological nightmare. So yeah, let's study. So what are prions? See, prions अगर मैं आपको simple layman terms में बताऊं तो वो infectious particles होते हैं, proteinaceous होते हैं definitely. So they are made up of proteins and they are infectious particles जिनके अंदर कोई genetic material नहीं होता. They do not have any genetic material. They are completely made up of protein, right? उनके अंदर कोई डीएनए नहीं होता, कोई आरएनए नहीं होता, बट वो फिर भी रेप्लिकेट कर सकते हैं. डिजीज को स्प्रेड करने की कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल उनके पास होता है, लेकिन उनके पास कोई डीएनए एंड आरएनए या कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है. सो प्रायंस यूजुअली अभी इट इज़ नॉट वेरी रिसेंट बट देन इट इज़ स्टिल रिसेंट. बहुत टाइम नहीं हुआ है रिसर्च को प्रायंस के ऊपर. प्रायंस जो हैं वो मेनली fetal brain disorders को cause करते हैं humans में and animals में. So just imagine a tiny misfolded protein because it is misfolded, right? जो गलत तरीके से fold हो गया है. So protein has several type of structures, so primary, secondary, tertiary, quaternary. So depending on if it is misfolded in some way, so that protein is capable of destroying your nervous system. So that's the terrifying power of prions. Okay, so that is what prions are. Now when did prions discovered? So see, prions का जो story है, it is not very old. It was back in 1980s जब Dr. Stanley B. Prisoner जो थे वो अनयूजुअल इन्फेक्शियस एजेंट्स को डिस्कवर कर रहे थे एंड उन्होंने ये आइडिया प्रपोज किया, लाइक दिस ही प्रपोज दिस थॉट कि कुछ ब्रेन डिजीजेस जो हैं वो वायरसेस और बैक्टीरिया से नहीं होते हैं बट प्रोटीन्स की वजह से होते हैं जो कि मिसफोल्डेड हो चुके हैं, यानी कि जो गलत या अलग तरीके से फोल्ड हो चुके हैं उसकी वजह से बोलते हैं. सो हिज रिवॉल्यूशनरी आइडिया चैलेंज द सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी बिकॉज टिल बैक देन हमको यही पता था कि कोई भी अगर ब्रेन डिजीज है एंड इफ इट इज like it will have certain impact of genetic or gene having in it. But जब ये आइडिया प्रपोज किया उन्होंने, तो ये सेंट्रल डॉगमा यानी कि जो अभी तक जो चलता आ रहा था, जो हम जो समझते थे कि ये डिजीज इस वजह से कॉज होगा एंड वी हैड कि जीन के अंदर कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रप्शन होगा या कोई म्यूटेशन होगा उस वजह से ये चीज़ हो रही है, वो चीज़ को चैलेंज किया. This was the belief that genetic material is definitely required for the replication and that's how neurodegenerative diseases are caused. लेकिन ये जो आइडिया था उसने इसको चैलेंज किया. 1997 में आफ्टर सर्टेन ईयर्स प्रिजनर को अवार्ड मिला नोबेल प्राइज इन मेडिसिन प्रायंस को डिस्कवर करने के लिए. ओके, नाउ प्रायंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सी, प्रायंस दो तरीके के होते हैं. फर्स्ट इज पीआरपीसी एंड सेकेंड इज पीआरपीएससी. सो जो फर्स्ट वाला टाइप है वो नॉर्मल बोलते हैं उसको हम. सेल्यूलर प्रायन प्रोटीन भी बोला जाता है उसे. सो नॉर्मल सेल्यूलर फॉर्म होता है जो कि न्यूरॉन्स में मिलता है एंड इट इज हार्मलेस एंड इट इज फंक्शनल. ओके, वो हार्मलेस होता है, इट इज स्टिल अ प्रायन, लेकिन वो नॉर्मल प्रोटीन होता है और सेल्यूलर फॉर्म, न्यूरॉन्स के सेल्यूलर फॉर्म में मिलता है, सेल्यूलर फॉर्म में हार्मलेस है एंड फंक्शनल है. पीआरपीएससी जो है वो स्क्रेपी फॉर्म होता है जो कि इन्फेक्शियस होता है और मिसफोल्डेड होता है. सो अगर आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझो, नॉर्मल एंड द इन्फेक्टेड वन और अफेक्टेड वन, सो उसके बीच में जो डिफरेंस है वो सिर्फ फोल्डिंग का है, प्रोटीन फोल्डिंग का है. ठीक है, प्रोटीन जो फोल्ड है वो गलत तरीके से हो जाता है. इसी नॉर्मल फॉर्म प्रोटीन का जो है इट इज अल्फा हीलिक्स रिच, मतलब वो अल्फा, उसका जो हीलिक्स जो रहता है, जो टर्शियरी स्ट्रक्चर रहता है वो अल्फा रिच रहता है. लेकिन जो मिसफोल्डेड वाला है वो बीटा शीट रिच रहता है. So there are these types of proteins, अगर आपने समझा है तो there are alpha
हीलिक्स, जो कि जहाँ पर मतलब पूरे प्रॉपर हीलिक्स डीएनए जैसा स्ट्रक्चर बनता है, बीटा प्लीटेड शीट्स होते हैं जहाँ पर स्ट्रक्चर बनता है प्रोटीन का. सो दीज आर सम ऑफ द फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन. सो इफ यू वांट अ डिटेल्ड वीडियो ऑन द टाइप और शेप ऑफ द proteins and how proteins are arranged in a manner, so please do comment down below. I'll make a separate video on that. So जो बीटा शीट रिच होता है, जो इन्फेक्टेड टाइप होता है, वो इनसॉल्युबल होता है, एंजाइम्स एक्ट नहीं कर पाती उस टाइप पे, और वो मिसफोल्डेड होता है, इस वजह से वो डिजीज कॉज करता है. ओके, एंड एक बार जब इन्फेक्शियस फॉर्म अपीयर हो जाता है, इट ट्रिगर्स अ चेन रिएक्शन. वो वहां से चेन रिएक्शन चालू होती है जिसमें सारे जो प्रोटीन्स हैं वो सारे एबनॉर्मल वन में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो दैट इज हाउ डेंजरस प्रायंस कैन बी. नाउ प्रायंस इन्फेक्ट कैसे करते हैं? सी, इन्फेक्शन स्प्रेड होता है जैसे ही एक मिसफोल्डेड प्रायन बॉडी के अंदर एंटर किया. फूड के थ्रू एंटर कर सकता है, सर्जरी के थ्रू एंटर कर सकता है, कोई रैंडम म्यूटेशन हुआ उसके थ्रू एंटर हो सकता है. वहां पे वो कांटेक्ट आता, मतलब इट कम्स इन कांटेक्ट विद नॉर्मल पीआरपीसी प्रोटीन, नॉर्मल प्रोटीन के साथ कांटेक्ट में आता है. वहां उस जो नॉर्मल वाला होता है उसकी शेप चेंज करने के लिए वो उसको फोर्स करता है ताकि वो पीआरपीएससी में कन्वर्ट हो जाए, पीआरपीसी से. और इट फॉर्म्स प्लेक्स इन द ब्रेन. प्लेक्स यानी कि कॉलोनीज जो होती हैं इन्फेक्टेड प्रोटीन्स की, वैसे प्लेक्स बन जाते हैं ब्रेन में. एंड ओवर टाइम वो न्यूरॉन्स को डिस्ट्रॉय करते जाते हैं. एंड आफ्टर सम टाइम इन्फेक्टेड ब्रेन के अंदर वो स्पॉन्जी होल्स दिखने लग जाते हैं. ऑफ कोर्स यू हैव टू डू certain kind of imaging technique, और ऐसे normally visible नहीं होते, but yeah, so that is how these prions can be can do to one's body. उसके बाद डिजीज कौन कौन से कॉज करते हैं प्रायंस? सी, प्रायंस की जो भी डिजीजेस हैं उसको हम, उस फैमिली को हम ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जी फॉर्म बोलते हैं. एंसेफेलोपैथीज और टीएससीज जो हैं. सो प्रायंस जो भी डिजीज कॉज करते हैं उसके उन फैमिली को हम ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथीज बोलते हैं, या इट इज एब्रीविएटेड एज टीएससीज. एनिमल्स के अंदर स्क्रैपी, शीप एंड गोट्स के अंदर स्क्रैपी डिजीज कॉज करता है. केटल के अंदर मैड काउ डिजीज, डियर एंड एल्क के अंदर क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज कॉज करता है. ह्यूमंस के अंदर देयर इज द CJD, which is Creutzfeldt-Jakob disease. Variant CJD linked to mad cow. Kuru disease, जो कि it's a disease of ritual cannibalism. Fetal familial insomnia, rare genetic form है ये. So this is how prions can cause disease, and these are some of the diseases. Now we are going to study few diseases in detail. So Kuru, जो cannibalism disease जो होता है, ये डिस्कवर हुआ था among the 4 tribe of पेपुआ न्यू गिनिया. वहाँ पर ये डिस्कवर हुआ था. एंड ये जो डिजीज है ये it spread through a ritual of consuming the brains of deceased relatives. So ये जो एक ट्राइब थी जहाँ पर जो deceased relatives होते हैं उनका brain they used to consume. एंड ये कल्चरल प्रैक्टिस थी वहाँ पे टू ऑनर द डेड. सो अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंड, जो ट्रांसमिटेड प्रायंस थे, प्रायंस कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर अगर वो दूसरा पर्सन इन्फेक्टेड है. So that is how victims जो है they have suffered from tremors, loss of coordination, uncontrollable laughter. So these are some of the symptoms of this disease. तो उसके बाद इसको कुरु नाम दिया गया. ये प्रैक्टिस जब स्टॉप हुई तो डिजीज डिसअपियर हो गया. सो इट इज अ चिलिंग रिमाइंडर ऑफ हाउ प्रायंस स्प्रेड. ओके, देन देयर इज दिस CJD, Creutzfeldt-Jakob डिजीज. तो CJD बहुत ही कॉमन ह्यूमन प्रायन डिजीज है. ये बहुत ही रैपिडली प्रोग्रेस करता है. इसमें पेशेंट जो है उसे डिमेंशिया, मसल स्टिफनेस, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स, ये सब नॉट नॉर्मल, ये सब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. some patients die within a year of onset. So
These are some of the very chronic symptoms जो देखने को मिलते हैं इस disease के साथ. Dementia, muscle stiffness, coordination problem. So these are some of the symptoms. Variants भी हैं CJDK. So which occurs after consuming infected beef products. अगर infected beef product अगर कोई cow या कोई cattle को already वो disease है, and if somebody is consuming that particular product in a manner, so the disease can definitely spread. So next, coming to the next disease, that is mad cow disease or humans. So 1980s and 1990s में यूके में, यूनाइटेड किंगडम में केटल्स जो थे उनको बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी या मैड काउ डिजीज जिसे हम बोलते हैं वो हुआ. एंड वो स्प्रेड हुआ क्योंकि काउस को प्रोटीन सप्लीमेंट्स खिलाए गए. एनिमल जो इन्फेक्टेड एनिमल रिमेन्स थे, जो एनिमल इन्फेक्टेड था उसके रिमेन्स से बने हुए सप्लीमेंट्स जो हैं वो उन काउस को खिलाए गए. दैट्स हाउ द डिजीज स्प्रेडेड. और जब ह्यूमन ने वो कंटामिनेटेड बीफ खाया तो वो जो डिजीज है वो फर्दर आगे फैलता गया. सो दिस लेड टू ग्लोबल बैन्स ऑन यूजिंग एनिमल रिमेन्स इन लाइवस्टॉक फीड. So this was a major turning point in food safety. Okay. So what are the symptoms of prion disease? See, prion disease have long incubation periods. ऐसे ही एकदम से पता नहीं चलता है. Sometimes in years, sometimes in decades. लेकिन एक बार जब symptoms start होते हैं उसका decline बहुत ही rapid है. ठीक है. कॉमन सिम्टम्स होते हैं इसके ट्रेमर्स एंड मसल रिजिडिटी, कोऑर्डिनेशन का लूज होना, इंसोम्निया एंड हेलुसिनेशंस, पर्सनालिटी चेंजेस एंड मेमोरी लॉस. सो ये सारे प्रायन डिजीजेज जो हैं फेटल हैं. इनकी कोई रिकवरी नहीं है. वंस द ब्रेन इज डैमेज देयर इज नो रिकवरी एंड देयर इज नो गोइंग बैक. प्रायंस इतने डेंजरस कैसे होते हैं? सी जैसे बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं, प्रायंस के पास कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं होता. दे डू नॉट हैव एनी डीएनए एंड आरएनए. सो ट्रेडिशनल डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होते हैं वो काम नहीं करते, बिकॉज हमारे पास जितने भी डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं दे आर अगेंस्ट आइदर डीएनए और आरएनए. उनका कुछ एक पर्टिकुलर मेथड है, राइट. सो वो यहाँ पे नहीं है बिकॉज दे डू नॉट हैव दैट जेनेटिक मेकअप ओनली. सो दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट. उनको हीट सर्वाइव कर सकते हैं, रेडिएशन सर्वाइव कर सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट सर्वाइव कर सकते हैं, ऑटोक्लेविंग सर्वाइव कर सकते हैं. सो दे आर very resistant. This makes them nearly impossible to destroy and explains why even hospital equipment can transmit infection if not properly sterilized. Okay. Moving forward to diagnosis and treatment. See, prion diseases का अगर हम currently समझें तो they can be diagnosed using MRI scans, EEGs और brain biopsies. कोई treatment फिलहाल नहीं है. Supportive care ही provide की जा सकती है. Scientists are definitely trying to prevent misfolding और block conversion ताकि जो diseases हैं लेकिन अभी अगर मैं बात करूँ तो diseases are untreatable and fatal. Prions in research. So even though prions are deadly, prions बहुत ज़्यादा लेकिन उसकी study करना उतना ही important है, because that's how we can deal with them. That's how we can remove them. We can eradicate them completely out of the society. ये जो मिसफोल्डिंग बिहेवियर है ये साइंटिस्ट को समझने में बहुत ज़्यादा दूसरे डिजीज़ को भी समझने में हेल्प करता है, जैसे अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, हंटिंगटन्स, जहाँ पर प्रोटीन मिसफोल्डिंग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है. So prions are not just a biological horror story. They are a key to unlocking the mysteries of neurodegeneration. Now, what is the future and prevention? Food regulations बहुत ज़्यादा strict होने चाहिए. एनिमल फीड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होने चाहिए. जो भी इन्फेक्टेड कार्कासेस होते हैं उसको प्रॉपरली डिस्पोजल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अवॉइडिंग द यूज ऑफ कंटामिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज डेफिनेटली a dire need of the society. Future research definitely focuses on finding compounds that block misfolding or break down prion aggregates. But as of now, these methods and these preventive steps needs to be looked at. One day we might even find a cure of this disease. So thank you so much for watching. If you found this video fascinating, if you have learned anything from this video, don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. Drop your thoughts in the comments.
And yeah, so stay curious, stay inspired. Please do like, comment, share, and subscribe to my channel. We will meet in the next video. Till then, bye bye. Take care.